आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एडमायर कॉलेज की तरफ से आज फिर चैप्टर नंबर 11 की रिवीजन के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। अब इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा टफ़ तो है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग इसे समझ के याद करें तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। मैंने आप लोगों को क्लास में इसको बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से सिंपल करके पढ़ाया हुआ है। अब इस चैप्टर का बोर्ड में पहले हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि बोर्ड में ये क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो बायो इनर्जेटिक्स चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 11 बायो इनर्जेटिक्स, जिसमें हम दो मेजर चीज़ें पढ़ते हैं कि एनर्जी हासिल कैसे होती है और इस्तेमाल का कैसे होती है। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में से दो शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, दो एमसीक्यू 4 नंबर के, 2 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स का पेपर जो है इस चैप्टर में से आता है। और इसका जो कम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ है। चैप्टर 5 आसान चैप्टर है तो इसके साथ आप लोग करेंगे ये। अब ये बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का फ़्लो, एनर्जी का रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इकोसिस्टम में, कि लिविंग ऑर्गेनिज़म एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं, क्या क्या तरीके हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज़म में दो मेजर कैटेगरीज पाई जाती हैं, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रोफ्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो वो खुराक को तैयार करते हैं और जो हेटरोट्रोफ है उस खुराक को खाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो इस प्रोसेस को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हम दो तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर किसी चीज़ का बनने का अमल है, कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, तो वो एनाबॉलिज्म कहलाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक है। तो इस चैप्टर में हमने दो मेजर चीज़ें पढ़नी है, फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और दूसरी हमने पढ़नी है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है। तो पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स एनर्जी पुअर कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और इसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये है फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। हाँ जी, अब इसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में जो मेजर चीज़ पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर अगेन आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर की मेम्ब्रेन, एक अंदर की मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं, दैट आर नोन एज थैलेकोइड डिस्क। अब ये जो थैलेकोइड डिस्क हैं ये इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, तो इनकी वजह से एक स्टैक, पाइल, गट्ठा बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रैनम। एक गट्ठे को ग्रैनम कहेंगे, काफ़ी सारे होंगे तो ग्रैना। उसके बाद फिर इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब इसके ये जो थैलेकोइड डिस्क हैं इसके ऊपर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन नज़र आते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो केमियोस्मोसिस का अमल है, एटीपी जनरेशन का अमल है, वो भी इसके अंदर होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों की बुक के अंदर भी है कि ये जो क्लोरोफिल ए है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अब क्लोरोफिल ए जो है एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी भी एक पिगमेंट है, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स भी पिगमेंट्स हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं दो मेजर पोर्शन है, एक इसका हेड रीजन है और एक इसका टेल रीजन है। इसको आपने डायग्राम ड्रा भी करनी होगी लॉन्ग के लिए जब आएगा राइट एंड नोट ऑन क्लोरोफिल। अब इसके अंदर सेंट्रल एटम आपको नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम है। जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन होता है और इसमें 4 नाइट्रोजन जो हैं वो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। नाउ दिस इज़ नोन एज पोरफायरिन रिंग। ये जो बड़ा रिंग नज़र आ रहा है आपको, ये दिस इज़ नोन एज पोरफायरिन रिंग।
और इसमें जो छोटे छोटे 4 रिंग हैं दीज आर नोन एज पायरोल रिंग, इनको पायरोल रिंग कहते हैं। और ये पायरोल रिंग नाइट्रोजन की वजह से बने हुए हैं। उसके बाद इसकी जो टेल है इट इज़ नोन एज फाइटोल टेल, जिसकी वजह से ये थैलेकॉइड डिस्क के अंदर अबेंडेड होते हैं और इनका काम है लाइट को गैदर करना और फोटोसिंथेसिस करना। इसी तरह से फिर नेक्स्ट, व्हाट आर फोटोसिस्टम्स। पौधों के अंदर थैलेकॉइड डिस्क के ऊपर ये चीज़ मौजूद होती है। पौधे फोटोसिस्टम को इस्तेमाल कैसे करते हैं? फोटोसिस्टम के ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटोन्स को गैदर करने के पार्टिकल्स, जिनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। दीज ग्रीन पिगमेंट्स फॉर एग्जांपल आर क्लोरोफिल। दीज आर द फोटोन्स ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के ऊपर लाइट फॉल हो रही है। अब इसके जो सेल्स हैं इसको हम कह सकते हैं एंटीना कम्प्लेक्स, जो कि लाइट को गैदर करके इकट्ठा करके इसको रिएक्शन सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। रिएक्शन सेंटर में सारे इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी गेन करने की वजह से इकट्ठे हुए थे, अब इनकी एनर्जी को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारेगा और एटीपी हासिल किया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद इसमें सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पौधों में 2 फोटोसिस्टम मौजूद हैं थैलेकॉइड डिस्क के ऊपर, एक फोटोसिस्टम 2 है, एक फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 2 में अब इसके अंदर आप देखें 6 पॉइंट, ये आपकी बुक के अंदर भी 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। तो फोटोसिस्टम 2 पर जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके ऊपर लाइट अब फॉल करेगी तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। फिर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास होते हैं तो एटीपी जनरेट करते हैं। ये एटीपी नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जगह पे होल क्रिएट होगा, तो उस होल को फिल करने के लिए वाटर की फोटोलाइसिस, रोशनी की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन को फोटोलाइसिस कहते हैं। फिर एट द सेम टाइम फोटोसिस्टम 1 में से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसका होल है उसको फिल करने के लिए फोटोसिस्टम 2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस जगह पर आके फॉल हो रहे हैं और इसको फिल कर रहे हैं। और फोटोसिस्टम 1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो NADP के साथ मिलके NADPH बना रहे हैं, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 चीज़ें बनती हैं, एक ATP बनता है और एक NADPH बनता है। तो ये 6 स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं और इसको लॉन्ग के लिए एक्सप्लेन करना है, लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसका स्केच भी पेपर में आता है। ड्रा द स्केच ऑफ केल्विन साइकिल, ये जो आपके पास दिया हुआ ऊपर, दिस इज द केल्विन साइकिल, C3 पाथवे भी कहते हैं इसको। अब इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहली फेज है कार्बन फिक्सेशन, दूसरी फेज है रिडक्शन, तीसरी फेज है रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब इसके अंदर पहला कंपाउंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन इसकी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होते हैं और इनमें से 3 कार्बन इसके साथ जब अटैच होते हैं तो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट, जब ये 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे 6 ATP ब्रेक होते हैं और उनमें से 6 फॉस्फेट इसके साथ अटैच होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में NADPH कन्वर्ट होता है NADP में और इससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट थे ये कन्वर्ट हो गए G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहेंगे, पहला जो प्रोसेस था ये जो राइबोलोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होने का, ये कार्बन फिक्सेशन था। आगे ये जो 3 स्टेप हैं, दिस इज द रिडक्शन, ये ग्लूकोज बनने तक। इसमें से हाफ मॉलिक्यूल, अब एक 6 G3P है, अब इन 6 G3P में से एक G3P जो है वो आधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है
और बाकी जो 5 हैं वो ओरिजिनल कंपाउंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए ये प्रोसेस, ये जो स्टेप है, ये रीजनरेशन कहलाता है। तो ये आपने इसकी डायग्राम भी याद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने इसको याद करना है लॉन्ग के लिए। इस तरह से फिर आगे हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन का टॉपिक है। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो बेसिक चीज़ है वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, दोनों में जो सेम चीज़ है वो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड के बनने तक जो स्टेप्स हैं उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फर्दर आगे क्रैब साइकिल चलेगा, एटीपी जनरेट होगा, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर या तो लैक्टिक एसिड या तो अल्कोहल, इन दोनों चीज़ों में से कोई सी एक चीज़ बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों ने, ये आपकी बुक का ही पेज है और ये आप लोगों ने इसके ऊपर से स्केच याद करना है, ड्रा करना है। पेपर में सिर्फ स्केच भी आ जाता है, राइट या ड्रा द स्केच ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, 4 नंबर का। अब इसमें पहला जो है स्टेप आप देखें, इसमें 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप्स हैं। आप लोगों ने 10 स्टेप याद करने हैं और डायग्राम बनानी होगी इस तरह से। पहला स्टेप, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक एटीपी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज़ है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में और यहाँ पर एक और एटीपी। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है कि प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और इसमें एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P बनता है। फिर इसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू G3P और इस तरह से 2 चेन, सिमिलर चेन्स आगे प्रोसीड होती हैं। छठा स्टेप जो है इसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और यहाँ पर एक NAD एक NADH में कन्वर्ट हो रहा है, एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाद एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है। फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट और फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और इसके नतीजे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP प्रोड्यूस हो रहा है। और लास्ट स्टेप में ग्लूकोज से पायरुवेट प्रोड्यूस होने के अमल में पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें ATP। अब ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 ATP जो हैं वो प्रिपरेटरी फेज वाले कंपनसेट हो जाते हैं और जो नेट है हमारे पास वो 2 ATP का आता है। तो ये आपने इसका स्केच लॉन्ग के लिए याद करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। तो पायरुवेट जो होता है, ये इसका फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। इसका फार्मूला है C3H4O3, 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो रही है और इसके साथ को एंजाइम A अटैच हो रहा है, जिससे ये एसिटाइल को एंजाइम A बन रहा है। अच्छा, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसका स्केच ड्रा करना है, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एसिटाइल को एंजाइम A पहले स्टेप में ऑक्जेलो एसीटेट के साथ अटैच होता है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल को एंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलते हैं तो सिट्रेट बनता है 6 कार्बन कंपाउंड और यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है और को एंजाइम A रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड, दीज आर द आइसोमर्स। फिर आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गई, 5 कार्बन रह गए और एक NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट, सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर भी एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एक NADH और एक ATP जनरेट हो रहा है। फिर सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट वाले एरिया पे ये सक्सीनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है और फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है और इसमें एक FADH प्रोड्यूस हो रहा है। फिर फ्यूमरेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहा है और इसमें मेलेट बन रहा है और इसमें NADH एक, जब मेलेट दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है तो NADH। तो ये MCQs के पॉइंट साथ साथ दिए हुए हैं, ये आते हैं पेपर के अंदर, ये आपने याद करने हैं।
लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जब एक NADH को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारते हैं तो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। एक ATP ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक ATP ये प्रोड्यूस हो रहा है और एक ATP ये प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से FADH को जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारते हैं तो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ये और एक ये। तो इसको भी आपने लॉन्ग के लिए करना है। तो इसमें जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक केल्विन साइकिल है उसका स्केच है, एक क्रेब्स साइकिल है उसका स्केच है और एक ग्लाइकोलाइसिस। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को पीछे बताए हैं। हाँ जी, फिर अब आप देखें इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने इसमें से करने हैं। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जो शुरू में आपको बता दी है, एनर्जी रिलेशनशिप को कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके अलावा इसके अंदर कंपनसेशन पॉइंट, स्ट्रोमा क्या है, थैलेकॉइड क्या है, थैलेकॉइड और ग्रेनम में डिफरेंस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, व्हाट आर एसेसरी पिगमेंट्स, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके सारे निशान मैंने आप लोगों को बुक में लगवाए हुए हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और आप लोगों ने इसके मुताबिक तैयारी करनी है टेस्ट की। नेक्स्ट पार्ट इसका जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ये भी आप लोग इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग इसमें से करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं, आप लोगों को निशान लगवाए हुए हैं। अच्छी तरीके से घर बैठ के तैयार करें, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर इसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए इसी टेस्ट की डिस्कशन लेके आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा कि क्या क्या आंसर्स थे, इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनके क्या आंसर्स थे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।